अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो पुरानी, आप जो मेरी वीडियो शायद देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं वर्ल्ड टूर्स के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दे रहा था। तो वर्ल्ड टूर में मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिया था, आपको ईरान के बारे में बताया था। तो ईरान से आगे जब गुज़र के आप जाते हैं तो ईरान के साथ काफ़ी सारे बॉर्डर अटैच होते हैं। तो आज हम बात करेंगे टर्की की, जिसे आम ज़बान में लोग तुर्की बोलते हैं। तो टर्की की बात करते हैं। टर्की जो है जोग्राफ़िकल लिहाज से बहुत खुशकिस्मत मुल्क है। 8 कंट्रीज़ इसको मतलब है कि आप एक्सेस कर सकते हैं। और टर्की एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो यूरोप को भी टच कर रहा है और एशिया को भी, और मतलब है कि ये जो मिडल ईस्ट साइड है इसको भी। तो जोग्राफियाई लिहाज से टर्की ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद यह है कि टर्की के जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो 2 जगह है, यानी कि इसके ईरान के मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट वाली साइड पे 2 बॉर्डर हैं। 2 में से एक जो है वो 24 घंटे खुला रहता है। ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल सिचुएशन लाइक जैसे अब कोरोना की वजह से कभी बंद होता है कभी खुल जाता है, वैसे आजकल बंद है, रिसेंटली बंद है। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इसके साथ 2 बॉर्डर हैं। 2 बॉर्डर तुर्की के मतलब है कि होते हैं ईरान के साथ, जिसमें एक बंद होता है, वो जो दिन को सिर्फ उसको मतलब है कि वो खुला होता है। लेकिन जो दूसरा बॉर्डर है वो 24 घंटे खुला होता है, बशर्त यह कि कोरोना की वजह से बंद ना किया गया हो तब। क्योंकि ये ईरान ही है वाहिद जो मतलब है कि आपको अटैच करता है तो तुर्की और फिर यूरोप के साथ। तो इसलिए ये बॉर्डर कभी ईरान का बंद हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आमदरफ्त होती है। और ईरान में जो है इनकी बंदरगाह है पोर्ट कासम, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। तो पोर्ट कासम से काफ़ी ज़्यादा तिजारत होती है। लेकिन इसके अलावा ये इज़मिर में है, तुर्की वालों की बंदरगाह है, उससे भी तिजारत करते हैं। तो जो मुल्क इस तरह की तिजारत करते हैं या तिजारत का इरादा रखते हैं तो वो कभी इस तरह बॉर्डर बंद नहीं कर सकते। लेकिन तुर्की काफ़ी बॉर्डर हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ बंद है। मैं मज़ीद आगे जाके आपको बताता हूँ। तो ईरान के जो हैं वो 2 बॉर्डर हैं, जिसमें से एक दिन को खुला होता है और एक 24 घंटे खुला होता है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से बाय रोड जा रहे हैं तो आप ईरान जाएंगे, ईरान से आप टर्की क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर आपने मतलब है कि आगे ग्रीस या मतलब है कि आपने यूरोप वाली साइड पे इटली, जर्मनी मूव करना है, स्विट्ज़रलैंड उस साइड पे मूव करना है, तो आपको टर्की जाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आपको सेंट्रल एशिया यानी कि आपको रशिया वाली साइड पे जाना है तो फिर आप ईरान से जॉर्जिया जाइए। जॉर्जिया क्रॉस करके आप रशिया डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ही फासले पे मेरे ख्याल से रशियन का बॉर्डर है। तो वो रशिया बॉर्डर में आप सबसे पहले मेरे ख्याल से जो करीबी इसका शहर पड़ता है मास्को पड़ता है, अब मास्को जाएंगे। तो मतलब है कि ईरान से आप जॉर्जिया जाके आप जा सकते हैं रशिया साइड पे, और तुर्की जाके तुर्की क्रॉस करके आप यूरोप साइड पे जा सकते हैं। यानी आप वहाँ से दोनों तरह का एक्सेस ले सकते हैं। तो जो हम टर्की की बात करते हैं, टर्की के साथ 8 कंट्रीज़ हैं, 8 टोटल 8 कंट्रीज़ जिनके साथ इनका बॉर्डर अटैच है। सबसे पहले ईरान है, आज़रबाईजान के वैसे 11 किलोमीटर का है इसके साथ बॉर्डर। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी बॉर्डर एंट्री है और वो खुली है। अच्छा, सबसे पहले ईरान, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, उसके बाद बल्गारिया, ग्रीस, सीरिया एंड इराक। तो ये जितने भी हैं तकरीबन, इसमें से जो क्लोज़ हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं जो बॉर्डर तुर्की का बंद होते हैं, जो बिल्कुल हैं ही बंद। जैसे आर्मीनिया के साथ इनका आर्मीनिया एक्चुअली डिस्प्यूटेड एरिया है। तो आर्मीनिया और टर्की का बिल्कुल बॉर्डर बंद है, ये कभी खुला ही नहीं है, बहुत अरसे से बंद है। और कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आर्मीनिया से टर्की नहीं जा सकते या टर्की से आर्मीनिया नहीं आ सकते। अगर आपने जाना है तो आप क्या करेंगे, आप आर्मीनिया से जाएंगे या तो ईरान वापस जाएंगे। अगर आपकी डबल एंट्री है तो आप ईरान वापस आ सकते हैं। अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप ईरान वापस नहीं आ सकते, तो जिसका आपको मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। फिर आप आर्मीनिया से जाएंगे जॉर्जिया से फिर आप टर्की जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईरान की। मैं बता चुका हूँ 2 बॉर्डर हैं। अच्छा, ईरान के बाद फिर इराक का है, इराक का बिल्कुल क्लोज़ है बॉर्डर तुर्की का। उसके बाद सीरिया का है, वो बिल्कुल सिचुएशन जो आपको पता ही है, जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं जिस वजह से बिल्कुल बंद है, कोरोना की वजह से भी बंद है और वैसे भी वो बॉर्डर बंद है, दोनों बॉर्डर बंद है। आर्मीनिया
इराक एंड सीरिया, ये 3 बॉर्डर परमानेंटली क्लोज हैं फ़िलहाल। अभी तक इन पे कोई आमदोरफ्त नहीं है, इनके खुलने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा जो इनका है जॉर्जिया का, जॉर्जिया में 3 एंट्री पॉइंट है, लैंड बॉर्डर्स 3 एंट्री पॉइंट है तुर्की के, और आप तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, 24 घंटे ये खुले होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना बल्गारिया के 3 चेक पॉइंट हैं बल्गारिया के साथ, टर्की के 3 हैं, तीनों में से एक 24 घंटे खुले होते हैं, बाकी सिर्फ दिन को खुले होते हैं, और ये 8 या 9 बजे गालबन बंद हो जाते हैं। उसके अलावा ये है कि ग्रीस का जो है, ग्रीस के 2 ही चेक पॉइंट और दोनों ओपन हैं, ठीक है। और आज़रबाईजान का एक ही बॉर्डर है और वो ओपन होता है तकरीबन 24 घंटे। यानी कि आप इस साइड पे अगर आप जोग्राफी लिहाज से बात करें तो इस साइड पे आर्मीनिया आता है, ठीक है। आर्मीनिया के लेफ़्ट पे आज़रबाईजान का बॉर्डर टर्की को टच करता है, फिर आर्मीनिया आप बीच में निकाल लें, फिर यू ऐसे क्रॉस करके आर्मीनिया को आप जॉर्जिया जाएँ, तो जॉर्जिया से आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं टर्की में। तो ये इसका जोग्राफी लिहाज से हो गया जी, इसके सारे बॉर्डर हो गए। तो अगर आप वर्ल्ड टूर करना है आपने, तो ये बेस्ट है कि आप ईरान जाएं, ईरान से आप मतलब है कि आज़रबाईजान एंट्री ले लें, आज़रबाईजान से आप आर्मीनिया एंट्री ले लें, आर्मीनिया से आप एंट्री ले लें आप उसकी क्या कहते हैं जॉर्जिया की। तो जॉर्जिया से आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास रशियन वीज़ा है तो आप रशिया में एंटर हो जाएं, रशिया से फिर आप आगे उसकी रियासतों में भी जा सकते हैं। एक आपके पास ये रूट है, दूसरा अफ़गानिस्तान वाला है, उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगा, वो बाद में मैं उस पर बात करूँगा। तो जो है मतलब आप ये एशिया के रूट जाना चाहते हैं तो फिर टर्की से आप यूरोप जा सकते हैं। यहाँ से आप जो पुराने ज़माने में लोग हज पे जाया करते थे, वो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। यहाँ से तफ्तान बॉर्डर से ईरान, ईरान से फिर इराक, ठीक है, इराक से ज़ियारतें वगैरह करके फिर लोग इराक से जाया करते थे। साथ ही कुवैत का बॉर्डर भी है, सऊदीया का बॉर्डर भी है, यानी कि कुवैत भी आप जा सकते हैं, सऊदीया जाएं, सऊदीया से फिर आपकी मर्ज़ी है, सऊदीया आप क्रॉस करके बहरीन जा सकते हैं, आप यूएई जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं, आप जॉर्डन को डायरेक्ट टच कर सकते हैं। तो एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है अगर आप बाई लैंड चलें तो। बाई लैंड ठीक रहता है भाई, बाई लैंड का जो है ना, बाई लैंड का ख़र्चा ज़रा कम है। बाई एयर आप चाहें किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो आपका उस पर जो एयर टिकट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो बेहतर है कि जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो बाई लैंड जाएँ। तो उसके अलावा जी अगर आपने चेक बॉर्डर पॉइंट पे तुर्की में इंटर होना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जी। तो सबसे पहली बात है आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, डेफिनेटली वो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है वो यह कि आपके पास टर्किश वीज़ा एडवांस में होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं टर्किश वीज़ा की। 2 ही रिक्वायरमेंट हैं, एक तो आपका जो है ना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा टर्किश वीज़ा। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बीच में बताता चलूँ, आपको ये भी हो सकता है कि आपसे वो होटल की बुकिंग, ठीक है, और नेक्स्ट फ़्लाइट भी आपसे पूछ सकते हैं बॉर्डर पे जी। तो वो आपसे बॉर्डर पे पूछ सकते हैं ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई आपकी होटल की जो बुकिंग है वो दिखाएं कि आप जाएंगे रहेंगे कहाँ पे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं इमिग्रेशन पे, आप कहने के चेक एंट्री पॉइंट पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाएँ, तो उससे बेहतर है कि आप होटल booking.com पे जाएँ या hostel.world पे जाएँ, वहाँ हॉस्टल की बुकिंग करें, booking.com पे जाएँ, आरजी बुकिंग करा लें, जो बाद में जाकर कैंसिल कर लें। वैसे भी तो आपने रहना ही है ना वहाँ किसी के पास, तो ये करा लें। उसके बाद अगर आपके पास कोई डमी टिकट है वो करा लें, जैसे मतलब है कि जैसे आजकल ये कतर एयरवेज़ है, इस तरह किसी की करा लें जो कि रिफंडेबल होती हैं, जिनके मतलब आपके पूरे चार्जेस आपको वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की आप एंट्री करा के जाएँ ताकि फिर आपको चेक बॉर्डर पॉइंट पे उस पर आपको रोका ना जाए। उसके बाद दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि तुर्किश वीज़ा कैसे हासिल करना है। तो मैं आपको ये चंद स्टेप हैं इसके तुर्किश वीज़ा के, वो ये है कि तुर्किश वीज़ा ऑनलाइन भी है, आप किसी भी कंट्री में रह के तुर्किश वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप ईरान पे हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप ई वीज़ा अप्लाई करें तुर्की का। ई वीज़ा अगर आपका अप्रूव हो जाता है, वैसे आजकल जो ई वीज़ा है इसने स्टिकर वीज़ा का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। हाँ, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं बॉर्डर पे तो वहाँ आपको स्टिकर वीज़ा लगेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं पहले से एडवांस में तो फिर आपको इसका ई वीज़ा मिलेगा। तो ई वीज़ा के लिए ये है कि इसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाएं, अपने उसके तीन स्टेप हैं उस वीज़ा लेने के। सबसे पहले ये है कि आप जो है ना अपना एप्लीकेशन, उसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। दूसरा ये है कि
जब एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो फिर आपको रिव्यू के लिए दोबारा एप्लीकेशन दी जाएगी। आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप फिर उसको पेमेंट जमा कराएंगे, जो वीज़ा फ़ीस है। वीज़ा फ़ीस मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि वीज़ा फ़ीस वेरिएंट होती है, चेंज होती रहती है, तो इसलिए वो आप नेट से चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आपको वाउचर भी दे देंगे, उस पर लिखा होगा कि आपका जौन सा भी वीज़ा आप लेना चाह रहे हैं, हर वीज़े की अपनी फ़ीस होती है। आप बिज़नेस वीज़ा ले रहे हैं, आप ट्रैवल वीज़ा ले रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ट्रैवल या ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं। ट्रांजिट वीज़ा जो होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो ट्रांजिट वीज़ा में ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा में ये है कि आपको ट्रांजिट में फिर शो करना पड़ता है कि आप कौन कौन से जो ट्रांजिट रूट है, फिर आप उस रूट को छोड़ नहीं सकते, फिर आपको ट्रांजिट रूट पे जाना पड़ता है। तो उसके अलावा ये है कि इन 2 प्रोसेस करके तो फिर आपको तीसरा प्रोसेस में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो फिर आपको आपका जो ई वीज़ा है आपको मेल कर देते हैं। फिर वो आप बेशक आप ई वीज़े का आप उसका प्रिंट ले लें जो आप बॉर्डर पे दिखा सकते हैं। तो अगर उसका प्रिंट नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने मोबाइल में रख लें, तो उस पर भी काम चल जाता है, क्योंकि उसमें बार कोड होता है। बार कोड वो लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। और ये 24 घंटे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कोई टाइमिंग नहीं है, 24 घंटे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तुर्की का वीज़ा जो है ना, टर्की का, वो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो दूसरा जी मेन क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि जो लोग बाई रोड, जैसे आपने अक्सर सुना होगा टीवी में या किसी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी सुना होगा कि भाई जो लोग गाड़ी पे जाते हैं, जैसे अक्सर लोग पहले जाया करते थे ऊँटों पे या घोड़ों पे जाया करते थे हज करने, उम्रा करने, तो इसी तरह आजकल जो मतलब है कि जदीद सवारी आ गई, जैसे गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी पे भी आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब है किसी और की गाड़ी में या बसें वगैरह वैगनों में धक्के खाने हैं, आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। बशर्ते है कि उस गाड़ी का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको मिनिस्ट्री हमारी बना के देगी पाकिस्तान से, उस डॉक्यूमेंट पे आप जा सकते हैं, अपनी गाड़ी की एंट्री करवाएंगे, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन होती है। उसके अलावा आपको एक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन बना देते हैं जो जिस पर आप बाहर जा सकें। जब भी आप बॉर्डर पे जाएंगे, ईरान बॉर्डर पे जाएंगे, तो वो ईरान बॉर्डर पे आप दिखाएंगे, तो आपकी गाड़ी की एंट्री करेंगे, इसकी छोटी सी ट्रांजिट फ़ीस होती है, वो आप देंगे। उसके अलावा फिर वही गाड़ी आप टर्की भी लेके जा सकते हैं। टर्की लेके जाएंगे तो बेस्ट ऑप्शन है कि फिर उसके लिए आप उसकी आपकी इंश्योरेंस मेन चीज़ है। इंश्योरेंस जब भी कराएं गाड़ी की तो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कराएं। इंटरनेशनल इंश्योरेंस से मुराद ये है कि वो इंश्योरेंस जो आपकी सिर्फ ये ना हो कि नेशनल हो, तो उसमें यह है कि अगर आपकी नेशनल इंश्योरेंस है तो उसका आपको ये नुकसान होगा कि जब आप टर्की के बॉर्डर पे जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे टर्की का लेना पड़ेगी इंश्योरेंस, जो कि आपको बॉर्डर पे आपको बहुत महंगी मिलती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले ही से आप इंश्योरेंस की लेके चलें। उसके बाद ये है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनल होना चाहिए, नेशनल नहीं होना चाहिए। आप अगर इंटरनेशनल लाइसेंस का अगर कहेंगे तो मैं इस पर आप नीचे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि भाई आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसको कैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इसके चंद स्टेप हैं। उसके अलावा ये है कि इंश्योरेंस हो गई। उसके अलावा व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपकी गाड़ी जो है ना वो ओरिजिनल होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होने चाहिए, कट एंड वेल्ड या इस तरह की कोई भी गाड़ी आपकी 1 नंबर होनी चाहिए। गाड़ी मैकेनिकली फिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का कोई रास्ते में प्रॉब्लम होता है, इनकेस छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का ज़्यादा कोई इशू है तो आपके लिए भी तो ठीक नहीं है ना, कि अगर रास्ते में आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया, कोई और चीज़ ख़राब हो गई, तो आपको ना वहाँ की लैंग्वेज आती है ना कुछ, तो वहाँ के लोग आपको चार्ज भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि टूरिस्ट को ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो बेहतर है कि आप जो है ना अपनी कोई नई गाड़ी लेके जाएं, तो गाड़ी पे भी आप जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे बॉर्डर्स भी हैं आगे कि जिनको आप पैदल नहीं क्रॉस कर सकते। जी हाँ, तो मज़ीद आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बॉर्डर हैं जिनको आप पैदल नहीं क्रॉस कर सकते। आपको ज़रूरी है कि आप किसी गाड़ी में बैठें, किसी बाइक पे, बेशक बाईसाइकिल ही हो जाए। जिसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल मैं देता जाऊँ कि जैसे अभी पिछले दिनों रशिया में मैच हो रहे थे, तो जिनका वो सिर्फ वो मैच का एक छोटा सा एक वीज़ा दे रहे थे पूरी दुनिया में, तो उसका ये था कि आपको उस मैच का एक टिकट होना चाहिए और आपके पास वैलिड वहाँ का आपके पास एयर टिकट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास हों तो आपको 2 मिनट में रशिया का वीज़ा मिल जाता था। तो उसका ये सीन था कि कुछ लोग यहाँ से गए रशिया, तो रशिया से तो आगे नॉर्वे का बॉर्डर टच होता है, तो नॉर्वे वालों ने एक ये कुछ दिनों के लिए एक ऑफ़र उनके जो वज़ीर आज़म साहब है, PM साहब है, उन्होंने एक रखी थी कुछ दिनों के लिए। एक ये रखी थी कि भाई आप ऐसा करें कि जो बंदा साइकिल पे
नॉर्वे का बॉर्डर क्रॉस करेगा हम उसको लीगल तस्वर करेंगे। तो ये बहुत से लोग रशिया से साइकिल पे गए थे नॉर्वे, जिन्होंने एंटर किया था और वहाँ के उन्होंने लीगल उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको दोबारा लीगल कोई एडवाइज़र करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने वहाँ जाके वो जो यानी कि ऑफ़र थी उससे फ़ायदा उठा लिया, जिसका कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लोगों को फ़ायदा ही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑफ़र आते रहते हैं जिनके लिए मज़ीद इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ख़ुद इस चीज़ का आपको नहीं है, आपका टर्की जाने का नहीं है इरादा, तो आपके कोई दोस्त हैं, आप उनसे मेरी वीडियो शेयर करें ताकि किसी न किसी का इसके साथ फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए ट्रैवल के रिलेटेड तो वो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए ताकि आप वो वीडियो देख सकें। तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।